बात करेंगे उत्तराखंड की आज की हर बड़ी खबर की, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की दो बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर आईएएस रामविलास यादव से जुड़ी हुई है। रामविलास यादव से पूछताछ लगातार जारी है। तस्वीर दिखा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति रखने का उन पर आरोप है। उनसे विजिलेंस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही आज की दूसरी बड़ी खबर उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू से जुड़ी हुई है। एसएस संधू को अब उत्तराखंड से केंद्र भेजने की तैयारी है और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर उनको भेजा जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये दो बड़ी खबरें जिनको लेकर उत्तराखंड में होती रही दिन भर हलचल, इसी पर हमारी नजर है। देहरादून से बड़ी जानकारी, रामविलास यादव से विजिलेंस की पूछताछ लगातार जारी है। कई घंटों से विजिलेंस के अधिकारी लगातार रामविलास यादव से पूछताछ कर रहे हैं और खबर ये अपडेट ये है कि देर रात तक ये पूछताछ चल सकती है। ये सिलसिला पूछताछ का चल सकता है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला और दस्तावेज भी सभी खंगाले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। जांच अधिकारी, पूर्व जांच अफसर समेत कई अफसर वहां पर मौजूद हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में कई मामले दर्ज है आईएएस रामविलास यादव पर और इसी के तहत हो रही है पूछताछ। कौन सा एक ही मुकदमा है उनके? एफआईआर है 5/2022 में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जी एफआईआर दर्ज हुई है, अभी चार्जशीट जमा होगी। अभी तो ये बड़ी लंबी लड़ाई है। अभी तो शुरुआती दृष्टि में कहना मेरे लिए अभी सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, मुझे आपकी सतर्कता विभाग पे भी पूरा भरोसा है, रामविलास जी को भी पूरा भरोसा है कि जांच जो है अच्छी चलेगी। हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग करने को तैयार हैं। पिछले कई घंटों से लगातार हो रही है उनसे पूछताछ। अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, ये जान लेते हैं। हमारे साथी रवि केंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। रवि, इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है, वो जरा दर्शकों को आप दें और बताएं कितनी देर और ये पूछताछ चलेगी, क्या जानकारी अधिकारी दे पा रहे हैं। रवि। बिल्कुल दीपा, देखिए विजिलेंस ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं और तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं रामविलास यादव के साथ लगातार पूछताछ चल रही है। और इसी विजिलेंस ऑफिस में ये पूछताछ जो है 1:15 बजे जब रामविलास यादव यहाँ पर आए थे, उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया। उनके साथ उनके एडवोकेट थे, ड्राइवर थे, उन दोनों लोगों को बाहर रोका गया। उसके बाद रामविलास यादव अकेले अंदर गए हैं और लगातार तकरीबन 6 घंटे से पूछताछ चल रही है, क्योंकि उन पर आय से अधिक संपत्ति का जो मुकदमा है वो दर्ज है। और ऐसे में जो दस्तावेज विजिलेंस के हाथ लगे हैं, हर एक दस्तावेज पर रामविलास यादव को बताना होगा कि ये संपत्ति उन्होंने कैसे, कहां से अर्जित की। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि बहुत सारी संपत्तियों के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। 8 नई संपत्तियां अभी देहरादून में ही मिली हैं। उनको भी एक एक करके रामविलास यादव को जवाब देना होगा कि कैसे उन्होंने इतनी संपत्तियां अर्जित कर पाए थे। यही वजह है कि लगातार जो पूछताछ है वो लंबी हो गई है और अभी भी ये माना जा रहा है कि तकरीबन 8:30-9 बजे तक ये पूछताछ चल सकती है। इसमें बड़ा अपडेट ये भी है, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि अगर रामविलास यादव से जो पूछताछ चल रही है उसमें सही जवाब नहीं देते हैं, बहुत गोलमोल जवाब देते हैं, या फिर विजिलेंस को कुछ हाथ नहीं लग पाता है, वो ढंग से जवाब नहीं देंगे, तो गिरफ्तारी जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। हालांकि विजिलेंस की तरफ से ये कहा गया है कि पूछताछ जारी है और जो कई सवाल हैं उसमें वो जिस तरीके से उनसे जो पूछा जा रहा था उसमें कई सवालों पर वो अटके भी हैं। तो ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि लगातार विजिलेंस के पास जब से ये जांच आई थी, अप्रैल में मुकदमा दर्ज हुआ था, विजिलेंस ने किया था, उसके बाद उन्होंने रामविलास यादव को कई बार बुलाया। जांच में सहयोग रामविलास यादव ने बिल्कुल नहीं किया। जब वो कोर्ट में अपने अरेस्टिंग का स्टे लेने गए, वहाँ पर स्टे नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि पहले आप विजिलेंस के पास जाइए, वहाँ पर अपने जो सवाल है उनके जवाब दीजिए। यही वजह थी जब कोर्ट ने कहा, तो उसके बाद रामविलास यादव आज यहाँ पर 1:15 बजे आए। अब तकरीबन 6:30 से अधिक का वक्त हो गया है। अभी लगातार पूछताछ जारी है और जो उनके अधिवक्ता हैं वो भी बाहर मौजूद हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि अभी और वक्त लगेगा, तकरीबन 9 बज सकते हैं जहाँ पर इस पूछताछ में, क्योंकि टीम पूरी मौजूद है, चाहे एसपी विजिलेंस हो, 2 सीओ हैं, 2 इंस्पेक्टर हैं, जाँच अधिकारी हैं, जो पूर्व में जाँच कर रहे थे वो भी अधिकारी शामिल हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अभी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि जो संपत्तियों के दस्तावेज विजिलेंस के हाथ लगे हैं, इन दस्तावेजों को रजिस्ट्रार ऑफिस में भी इनकी तस्दीक की गई है। वहाँ पर भी इनको जांचा जा रहा है कि किसके नाम पर है, किस तरीके से इसको अर्जित किया गया। और क्योंकि ये माना जा रहा है, जो प्राथमिक जांच में सामने आया कि 547% अधिक संपत्ति जो है उन्होंने अर्जित की है। तो ऐसे में जो आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है वो काफ़ी बड़ा भी है और एक एक दस्तावेज को विजिलेंस को खंगालना होगा, ताकि किसी भी तरीके की चूक भी ना हो और हर एक दस्तावेजों को कोर्ट के सामने भी विजिलेंस पेश कर सके। ना हो और हर एक दस्तावेज को खंगाला जा रहा है, कहां से क्या मिलता है, पूछताछ में क्या मिलता है, वो सहयोग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर भी बहुत सारी जानकारी है जो बाहर आनी बाकी है और इसीलिए विजिलेंस के अधिकारी पूछताछ भी कर रहे हैं, दस्तावेजों को खंगाल भी रहे हैं। शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें।
आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी ये है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। रात 8 बजे का वक्त है, दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी, ऐसी जानकारी है। उत्तराखंड के विकास को लेकर मंत्रियों के साथ में करेंगे चर्चा, रायशुमारी होगी। ये बड़ी खबर आपके सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के दिल्ली पहुंचने वाले हैं। रात 8 बजे का वक्त है, दिल्ली वो पहुंचेंगे। और खबर ये कल का दिन होगा जब कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकातें होंगी और उत्तराखंड के विकास को लेकर ही वो उनके साथ में चर्चा करेंगे। तमाम योजनाओं को लेकर भी बातचीत होगी। अब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, इसीलिए भी उनका हर एक दौरा दिल्ली का बहुत अहम हो जाता है। किस तरीके से उत्तराखंड में सरकार को आगे बढ़ाना है, विकास का पूरा रोड मैप किस तरीके से होगा, खाका किस तरीके से खींचा जाएगा, जो वादा किया गया है उत्तराखंड की जनता से, उन वादों को कैसे पूरा करना है, जमीन पर किस तरीके से उतरना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसको लेकर उनका दिल्ली का ये दौरा बहुत अहम है। केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी है। अब कल का इंतजार है, कल देखना ये होगा कि किस किस बड़े चेहरे से, किस केंद्रीय मंत्री से उनकी मुलाकात सबसे पहले होती है, किन किन से वो मिलते हैं और मुलाकात के बाद जब निकलेंगे क्या वो कुछ बोलेंगे, इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल आज को लेकर जानकारी ये है कि रात 8 बजे पहुंचेंगे दिल्ली पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र को एनओसी भेज दी है और आपको बता दें कि पहले भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर संधू रह चुके हैं। इससे पहले एनएचएआई के चेयरमैन का पदभार भी उन्होंने संभाला हुआ है। एचआरडी मिनिस्ट्री में अपर सचिव और संयुक्त सचिव भी संधू रह चुके हैं। पीएमओ में या कोई अन्य महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिलने के कयास उनको लगाए जा रहे हैं। अब उनको क्या जिम्मेदारी आगे मिलती है, कहां पर उनको रखा जाता है, इस पर भी लगातार नजर है। पीएमओ में उनको रखा जाएगा या फिर कोई अन्य महत्वपूर्ण पोस्टिंग उनको मिलेगी, इस पर भी लगातार नजर है। अग्निवीर योजना को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोला। मसूरी में गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस के गिने चुने नेता ही इस योजना का विरोध कर रहे हैं। विरोध इसका बिहार में है, उत्तराखंड में तो कहूँ कि न के बराबर है। मैं इसके लिए यहाँ के नौजवानों को, क्योंकि उत्तराखंड राष्ट्रभक्तों की भूमि है, देश के प्रदेश के युवाओं से अपील करता हूँ कि पहले उस योजना को पढ़ें, समझें, तब रिएक्ट करें, क्योंकि उसमें एक आकर्षक वेतन है। 4 साल के बाद एक लमसम एक हैंडसम अमाउंट दिया जा रहा है। साथ ही अगर जो 25% को रेगुलाइज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनडीए की तरफ से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है और इससे लेकर सीएम धामी और तीरथ सिंह रावत ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ किया और जो बहुत ही आदिवासी इलाके से आती हैं, जनजातीय इलाके से आती हैं, ऐसे समाज की महिला को देश के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। हम सभी अभिनंदन करते हैं और लाभ हानि ये भाजपा नहीं देखती है। अपना पार्टी, अपना सरकार एक ही है कि ये देश, ये राष्ट्र हमारा है और वह हमारे लिए प्रथम है। और उसका राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति एक महिला, और वो भी आपका ट्रैवल उससे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, जो कि स्वागत योग्य है। और अब एक अच्छी खबर, उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के लिए आने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अब सरकार ने केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी के लिए रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है। जो भी तीर्थयात्री केदारनाथ, हेमकुंड या चंडी देवी की यात्रा के लिए आते हैं, उनके लिए अब इन जगहों पर रोपवे बनने जा रहा है। 3 रोपवे परियोजना को मंजूरी मिल गई है। आइए आपको इस फैसले के बारे में विस्तार से बताते हैं। रोपवे योजना को मंजूरी।
उत्तराखंड में 3 रोपवे परियोजना को मंजूरी मिली है। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी के लिए रोपवे मंजूर किया गया है। राज्य वन्य जीव बोर्ड की ओर से इसे हरी झंडी मिल गई है। रोपवे के लिए केंद्र सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजे जाएंगे। हमारे यहाँ पर केदारनाथ की रोपवे योजना है, हमारे हेमकुंड साहब की रोपवे योजना है, हम चंडी देवी की रोपवे योजना है और अनेकों योजनाएं, ऐसी अनेकों 34-35 योजनाएं हमारी प्रस्तावित हैं। सभी योजनाओं में तेजी से काम होगा। रोपवे योजना को मंजूरी मिलने के कई फायदे भी हैं। तीर्थयात्री के लिहाज से और पर्यटन के लिहाज से कई फायदे हैं। रोपवे से तीर्थयात्रियों की यात्रा आसान होगी। केदारनाथ और हेमकुंड की यात्रा दुर्गम है। इन तीर्थ स्थलों पर चढ़ाई काफी लंबी है। ऐसे में रोपवे बनने से तीर्थ यात्रा आसानी से होगी। तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी और तीर्थयात्री ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो पर्यटन भी बढ़ेगा। सरकार को भी इससे राजस्व मिलेगा। रोपवे के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। जल्द ही ये योजना धरातल पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देखिए, इस बार चारधाम यात्रा पर रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रा पर अब तक करीब 24 लाख तीर्थ यात्री आ चुके हैं, जबकि यात्रा के लिए 34 लाख तीर्थ यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि 30 जून तक ये संख्या और भी बढ़ सकती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस साल नया रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि यात्रा सीजन की शुरुआत में ही यात्रियों की संख्या 24 लाख के करीब पहुंच गई है। आगे आने वाले वक्त में ये संख्या और बढ़ने वाली है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस बार नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। यात्रा सीजन शुरू होने से लेकर अब तक यात्रियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यात्रियों की संख्या में इजाफे से न सिर्फ सरकार उत्साहित है, बल्कि यहाँ चारधाम यात्रा पर तमाम जो व्यापारी हैं उनके चेहरे भी खिले हैं। उनका साफ कहना है कि इस बार यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो यात्रा नहीं हुई थी उससे उनका व्यवसाय आगे बढ़ा है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ने से यहाँ के पर्यटन पर अच्छा असर पड़ा है। चारधाम में रिकॉर्ड श्रद्धालु। चारधाम में 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक पहुंचे हैं। इस वजह से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। सरकार भी यात्रियों की संख्या से खुश है। पिछले 2 सालों से यात्रा नहीं हो पा रही थी। कोरोना की वजह से यात्रा बंद थी। वहीं सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि चारधाम में आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। सभी विभागों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हमारी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हमने जगह जगह आदेश कर दिए हैं कि जहाँ जहाँ भी लैंडस्लाइड्स की पॉसिबिलिटी है वहाँ जेसीबी तैनात हो ताकि मार्ग खोला जा सके। और पीडब्ल्यूडी में हमने आदेश कर दिया है कि नालियों को साफ़ किया जाए और जगह जगह जहाँ लैंडस्लाइड होते हैं वहाँ पर जेसीबी तैनात हों ताकि मार्ग को तत्काल खोला जाए। माना जा रहा है कि जून महीने के अंत तक यात्रियों की ये संख्या 30 लाख के पार होगी, क्योंकि बरसात के सीजन में पर्वतीय क्षेत्रों में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इसलिए सरकार व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या में और बड़े स्तर पर इजाफा होगा। वहीं बरसात के सीजन शुरू होने से पहले सरकार ने हर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग को कहा गया है कि वो अति संवेदनशील पॉइंट चिन्हित कर ले जहां पर लैंडस्लाइड की सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं। दूसरी तरफ यात्री भी ये चाह रहे हैं कि बरसात का सीजन शुरू होने से पहले यात्रा कर ली जाए, ताकि बरसात के सीजन में जो दिक्कतें आती हैं वो उनको झेलनी ना पड़े। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और इसी बीच चारधाम यात्रा से जुड़ी एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। चारधाम में अव्यवस्थाओं, घोड़े खच्चरों की मौत का ये पूरा मामला है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। ये बड़ी खबर देखिए, घोड़े खच्चरों की मौत का मामला, अव्यवस्था का मामला ये है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकार से, धामी सरकार से जवाब तलब किया और कोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथी कमल जुड़ चुके हैं। कमल, नैनीताल हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से जवाब देना होगा धामी सरकार को, वो जरा बताएं कमल। जी दीपा, मैं बता दूं आपको कि लंबे समय से चर्चाओं में था कि जो घोड़े खच्चर हैं जिनमें सामान्य यात्रियों को लेके जाता है केदारनाथ, वहाँ काफी गंदगी हो रही थी और गंदगी के चलते सड़कें भी खराब थी और ये जो खच्चर और घोड़े हैं उनकी सदियों की मौत हो गई थी। लगभग
आंकड़ा जो याचिकाकर्ता ने बताया था वो लगभग 600 से अधिक का था। तो इस बीच कोर्ट में जो जनहित याचिका आई, गौरी मौलिक की जो एक पीटीए से रिश्ता रखती हैं, उनका एक जनहित याचिका कोर्ट में आई। उन्होंने सारी बातें कोर्ट को बताई तो कोर्ट ने कई बार जवाब तलब करा है सरकार को, और उन्होंने केदारनाथ समिति से भी पूछा है कि आप किस तरीके से देखरेख कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार से पूछा है कि आप वेटनरी के माध्यम से किस तरीके से इन घोड़े खच्चरों का ध्यान रखते हैं। तो लगातार कोर्ट इनसे बार बार पूछते रही है, कोर्ट बार बार पूछते रही है। और जी ठीक है, 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है कोर्ट ने। अब मामले की अगली सुनवाई होगी 28 जुलाई को। शुक्रिया आपका कमल पूरी जानकारी के लिए। अल्मोड़ा से खबर है, अल्मोड़ा में पुलिस ने 5 घंटे के भीतर ही चोरी की एक वारदात का पर्दाफाश किया। दरअसल अल्मोड़ा में एक टीचर के घर से 14 लाख के सोने की ज्वेलरी चोरी हो गई थी। इस चोरी की घटना पर पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया और 5 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले का खुलासा कर दिया। 5 घंटे के भीतर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। 14 लाख के सोने के गहने चोरी हुए थे टीचर के घर से। अल्मोड़ा का ये पूरा मामला है, टीचर के घर से चोरी का ये मामला, जिसको लेकर पुलिस ने एक्टिवनेस दिखाई और फिर हुआ क्या, मुकदमा भी दर्ज किया और 5 घंटे के भीतर आरोपी दबोच लिया गया। पुलिस की टीम और एसओजी की टीम ने इस पे काम किया और काफ़ी मेहनत करके इन लोगों ने जितना भी माल था, करीब 14 लाख रुपए तक का माल था, जिसमें कि कुछ सोने और चांदी के आभूषण थे, एक कैमरा था, वो सारा माल बरामद कर लिया गया है। तो भी हमारा जो अपराधी है उसको जेल भेजा जा रहा है और जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। साथ ही जो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं टीम में जो शामिल, उनको 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। और अब बात चंपावत की। चंपावत में जिला एसओजी और टनकपुर पुलिस की टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह तस्कर चरस की तस्करी करता था, जिसके पास से पुलिस ने 4 किलो चरस बरामद की है और साथ ही अवैध शराब भी बरामद की गई है। इससे आगे की पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ में जो खुलासा होगा उसके बाद फिर आगे जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी। ये बड़ी जानकारी है। अवैध शराब भी बरामद की गई है, तस्कर को गिरफ्तार किया गया, उससे हो रही है पूछताछ। 4 किलो चरस के साथ में एक तस्कर गिरफ्तार, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बड़कोट से खबर है। बड़कोट के मोरी इलाके के फिताड़ी गांव में मजदूरी करते हुए 4 महिलाएं मिट्टी के ढेर के नीचे दब गई और इस हादसे में एक महिला की मौत की खबर है, जबकि 3 महिलाओं का इलाज चल रहा है अस्पताल में। महिलाओं को एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर देहरादून के लिए रेफर कर दिया गया है। मिट्टी ढहने की वजह से यह हादसा हुआ। मजदूरी ये महिलाएं करती थी। एक महिला की जान जा चुकी है। 3 महिलाओं की हालत गंभीर है। अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है, वहीं पर चल रहा है उपचार। हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी के पास फतेहपुर रेंज में आदमखोर बाघ आखिरकार वन विभाग के कब्जे में आ गया। लंबी जद्दोजहद और ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद वन विभाग ने आदमखोर बाघ को रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल की। अब वन विभाग और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। आपको बताएं कि बीते 12 जनवरी से अब तक आदमखोर बाघ 7 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। विभागीय जो टीम है उसमें 120 से 150 तक आदमी नियमित रूप से लोगों को जंगल में जाने से रोक रही थी, जो अलग अलग रास्तों में दिन भर बैठे रहती है। सुबह 6:30 से शाम को 5:30 बजे तक बैठती है। और 3 टीमें हमारी कैमरा चेकिंग टीम थी, जो नियमित रूप से कैमरा चेक करके नियमित बाघ की मूवमेंट की जानकारी डॉक्टरों की टीम को देती थी और डॉक्टरों द्वारा उसी अनुसार सर्च अभियान चलाया जाता था। बाघ को अभी ट्रैंकुलाइज करके नैनीताल जू में छोड़ दिया गया है और अब इसका परीक्षण करके बताया डॉक्टरों की टीम और डीएनए टेस्ट से पता लगेगा कि नरभक्षी है या कोई और वहीं रामनगर से भी खबर है। रामनगर में वन कर्मियों पर हमला करने वाले बाघ की तलाश अब शुरू हो गई है। इसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया, 2 टीमों को लगाया गया है। पिछले महीने इस बाघ ने वन कर्मियों पर हमला किया था। आज हम लोग मौके पर गए थे वहाँ पर और उसका पूरा सर्वेक्षण किया गया है। वहाँ कैमरा ट्रैप लगे हैं, उनके फोटोग्राफ वगैरह देखे गए हैं और ये कार्य कुछ दिनों तक हमारा जारी रहेगा। उसका पहचान स्थापित किया जाएगा टाइगर का कि कौन सा टाइगर है वहाँ पर, और इसी बीच में जो भी इसके लिए आवश्यक कार्रवाई होगी, जो गाइडलाइंस हैं हमारी, उसके अनुसार किया जाएगा। और उत्तराखंड में सहकारिता विभाग में सभी अटैचमेंट निरस्त कर दिए गए हैं। दरअसल सहकारिता विभाग ने काफी समय से कर्मचारी
कर्मचारियों का अटैचमेंट किया जा रहा था। ये अटैचमेंट मुख्यालयों और मैदानी क्षेत्रों में किए जा रहे थे। करीब 40 कर्मचारियों को उनके मूल स्थानों पर वापस तैनात कर दिया गया है। देखिए, सभी अटैचमेंट निरस्त कर दिए गए हैं। लंबे वक्त से इसको लेकर काम भी चल रहा था। सहकारिता विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर है, उसकी कॉपी भी आपको हम दिखा रहे हैं। सभी जो अटैचमेंट है उनको निरस्त कर दिया गया है और मुख्यालयों और मैदान में अटैचमेंट वापस लिए गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।